सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टिटागर रेल सिस्टम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टिटागर रेल सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों पिछले कुछ टाइम की बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर इस कंपनी को फेस करनी पड़ी है। अगर गिरावट देखोगे 52 वीक हाई से, तो वो करीब 57.8% तक देखने को मिलेगा आपको। अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि कंपनी में गिरावट हो रही है तो क्यों हो रही है, और ये गिरावट के बाद क्या रिकवरी भी पॉसिबल है। तो चलिए उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं। अब देखो दोस्तों, गिरावट के रीज़न को समझो। एक टाइम पे कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको देती हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि कंपनी के जो ईपीएस थे वो कंसिस्टेंट आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। और उस टाइम वैल्यूएशन वाइज कंपनी उतनी भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें दिख नहीं रही थी, क्योंकि जो वैल्यूएशन की ग्रोथ थी और जो कंपनी का ईपीएस का ग्रोथ था उसमें एक डिफरेंस दिख रहा था, जिसमें ईपीएस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा था एज़ कम्पेयर टू शेयर प्राइस। तो इस चीज़ को समझो। और पिछले अगर 4-5 क्वार्टर की बात करें तो कंपनी के जो ईपीएस हैं वो ग्रो होना बंद हो चुकी हैं। और तभी से अगर आप कंपनी के वैल्यूएशंस को देखोगे तो वो एक टाइम पे जो 80 के आसपास हुआ करता था वो 40 के आसपास आ चुका है, क्योंकि कंपनी के ईपीएस में ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। इस वजह से वैल्यूएशन गिर चुका है लगभग 50%। और 50% अगर गिरा है तो कंपनी का स्टॉक भी उसको फेस करता हुआ दिखा है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि वैल्यूएशन अगर नीचे गया है और ईपीएस अगर ग्रो नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही, इसके रीजंस क्या हैं। तो देखो दोस्तों, ऑर्डर बुक की कमी नहीं है कंपनी के पास। ऑर्डर बुक कंपनी के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। पूरे साल के रेवेन्यू से अगर हम कंपैरिजन करें तो 3 to 4 टाइम्स तो बिल्कुल हमें देखने को मिल जाएगा। बट फिर भी अगर कंपनी के ईपीएस ग्रो नहीं हो रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कैपेसिटी। अब देखो, कोई भी कंपनी जब अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करती है तो उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, वहाँ पर अनलिमिटेड कंपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो वो जो लिमिटेड कैपेसिटी होती है उसको जब कंपनी अचीव कर लेती है और कंपनी के ऑर्डर बुक अगर और भी ज़्यादा बढ़ते गए तो फिर क्या है कि कंपनी को अपने कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत होगी। और इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो इतना स्ट्रांग है कि आप बोल सकते हैं कि सिर्फ एक प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने से नहीं होगा, कंपनी को न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को सेटअप करना होगा। और अभी ये कंपनी ग्रोइंग फेज़ पे नहीं, एक कंसोलिडेशन फेज़ पे है, जहाँ पर कंपनी कैपेक्स कर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को लॉन्च कर रही है या फिर आपको एक्सपैंड करती हुई दिख रही है। तो जब कंपनी के प्रोडक्शन एक्सपैंड आपको होते हुए देखने को मिलेंगे तब कंपनी के ईपीएस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और तभी आपको स्टॉक भी परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो में, बट कहने का मतलब यह है कि स्टॉक क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, वैल्यूएशन क्यों गिरी है, ईपीएस क्यों ग्रो नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ों को मैंने समझाया है। और इन सारी चीज़ों की बेसिस पे आपको क्या लगता है टिटागर रेल सिस्टम का परफॉर्मेंस आने वाले कल में क्या होगा, वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसके डेट्स आ चुके हैं दोस्तों। डेट्स किसके? Q4 के डेट्स हैं क्या? 25 अप्रैल है, यानी कि परसों कंपनी के अर्निंग्स हमें आते हुए देखने को मिलेंगे। अब उस अर्निंग्स में कंपनी डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी आपको करती हुई दिखेगी, और साथ में फंड रेज का प्लान भी कंपनी करती हुई दिख रही है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि डिविडेंड तो हर कंपनी दे रही है इस Q4 के साथ, तो उसको डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फंड रेज अगर कंपनी ने बताई है इस Q4 में, वो अनाउंस हो सकता है, तो उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत होगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट होगा Q4 के अर्निंग्स, जो कि पिछले कई क्वार्टर से हमने देखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिला नहीं है।
तो क्या इस Q4 में कंपनी के अर्निंग्स हमें खास देखने को मिलेंगे? तो चलिए इसको लेकर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सो दोस्तों, Q4 के अर्निंग्स को लेकर मनी कंट्रोल का प्रीव्यू अपडेट हो चुका है, जहाँ पर मेंशन है कि रिटेल और डिजिटल बिजनेस की बात करें तो उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, बट O2C अर्निंग्स हमें फिर से वीक ही देखने को मिलेगा। अब मनी कंट्रोल ने सर्वे किया है जिसमें उनके 8 एनालिस्ट ने बताया है कि इस बार Q4 के जो अर्निंग्स होंगे उसमें रेवेन्यू 2.38 लाख करोड़ हमें देखने को मिल सकता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो थोड़ा बढ़कर ही देखने को मिलेगा। और EBITDA की बात करें तो 43,491 करोड़ देखने को मिल सकती है, जिसको पिछले साल से कंपैरिजन करें तो वो भी बढ़कर ही देखने को मिलेंगी। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो हमें कम देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट 18,820 करोड़ का दिख सकता है, जो कि पिछले साल 18,951 करोड़ था। तो नेट प्रॉफिट में गिरावट की उम्मीद है, ऐसा यहाँ पर बोल सकते हैं एनालिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है। बट इन सारी चीज़ों के बाद कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा उसकी बात करते हैं। तो देखो, इनकी अगर O2C सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पर जो EBITDA है उसमें हमें 14% की डिक्लाइन दिख सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और Q&Q बेसिस की बात करें तो वहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस दिख सकता है। और उसके अलावा दोस्तों, ऑयल एंड गैस की बात करें तो वहाँ पर EBITDA हमें 9% तक गिरता हुआ दिख सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और Q&Q बेसिस पे तो चलो 8% गिरता हुआ भी नज़र आएगा। यानी कि ऑयल एंड गैस और O2C बिजनेस दोनों हमें वीक परफॉर्म करता हुआ दिखेगा इस Q4 में, ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है। बट वही अगर डिजिटल सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पर EBITDA हमें देखने को मिल सकती है इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16% से बढ़ते हुए, और वही Q&Q बेसिस की बात करें तो वहाँ पर 2% की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। और साथ में दोस्तों अगर बात करें रिटेल बिजनेस की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस है कंपनी का, तो वहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% की ग्रोथ देखने को मिलेंगी इनके EBITDA में। तो ये सारा एक्सपेक्टेशन से एक चीज़ तो समझ आ रहा है कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट में बेड़ा गर्क जो कर रहा है पिछले कुछ टाइम से, वो O2C बिजनेस ही कर रहा है, और वंस अगेन वही करता हुआ नज़र आएगा। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अपने ऑयल टू केमिकल बिजनेस में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो देखते हैं कि परसों के दिन कंपनी की Q4 के अर्निंग्स एग्जैक्ट हमें देखने को मिलते कैसे हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस, या फिर उससे बेटर या फिर उससे ख़राब। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ ने अभी रिसेंटली अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जिसके बाद पूरे फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स को अगर देखोगे तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपने रेवेन्यू में 84% की ग्रोथ रिपोर्ट की और प्रॉफिट में 56% की ग्रोथ रिपोर्ट की। पहले के मुकाबले अगर ये नंबर को देखें तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नंबर नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू में ग्रोथ जो दिखा है उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट में ग्रोथ कम दिखी है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि इस साल हमें 19% देखने को मिली है, और पिछले कुछ साल में अगर देखोगे तो वो 20% के ऊपर ही रहा था। सिर्फ एक साल हमें 9% के आसपास देखने को मिल रही थी। बट 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी के मैनेजमेंट ने 4000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू गाइडेंस दिया है, और EBITDA मार्जिन 25 से लेकर 27% के आसपास का दिया है। अगर 4000 रेवेन्यू के साथ 25 से 27% EBITDA अगर ये रिपोर्ट करती है, तो अगले साल ये जो प्रॉब्लम है कि रेवेन्यू ग्रोथ में ज़्यादा बड़ा नंबर दिख रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ में कम, वो पूरी तरह से शॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ सकता है। जिस बेसिस पे क्या है कि वारी अच्छा भी कर सकती है। बट इन सारी चीज़ों की बात दोस्तों, अगर 2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसका बैलेंस शीट अपडेट हो चुका है। बैलेंस शीट में हमें देखने को मिला है कि कंपनी के जो रिजर्व हैं वो ऑलमोस्ट हमें डबल होते हुए देखने को मिले हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि एक अच्छी बात है। बट अगर डेट की बात करें तो वो भी हमें डबल होता हुआ दिखा है। 27 करोड़ के आसपास का डेट है कंपनी के ऊपर फिलहाल के टाइम पे। और अगर हम बात करें कौन सा डेट है, तो वो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पिछले साल कंपनी के ऊपर 10 करोड़ का था, बट उसको कंपनी ने कम कर 3 करोड़ कर दिया है। बट पिछले साल शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हमें नहीं देखने को मिलता था, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमें नहीं देखने को मिलता था, जो कि बढ़कर 24 करोड़ हो चुका है, जो कि अभी के रिजर्व के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी छोटा नंबर है। तो इस वजह से अभी भी कंपनी का जो डेट है वो कोई बड़ा सरदर्द नहीं है, पर डेट की अपडेट जो होती है वो डिस्कस कर लेना चाहिए, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा दोस्तों फिक्स एसेट्स की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट हमें डबल होता हुआ दिखा है इस फाइनेंशियल ईयर। अब फिक्स एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिसको कंपनी यूटिलाइज़ कर सकती है खुद को एक्सपैंड करने के लिए। अब ये कंपनी EPC बिजनेस में काम करती है, यहाँ पर कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और अगर कंपनी को एक्सपैंड करना है तो कंपनी के पास एसेट्स होने चाहिए। अब एसेट्स में क्या क्या हो गया भाई, तो यहाँ पर आपको लैंड्स देखने को मिलेंगे, प्लांट मशीनरीज देखने को मिलेंगे, इक्विपमेंट्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे एसेट्स होते हैं जो कि फिक्स एसेट्स के पार्ट होते हैं, जिसमें कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती है अगर उनको एक्सपैंड करना है तो। और अगर कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो उसमें भी जंप हमें देखने को मिली है। ये कंपनी का फ्री कैश फ्लो है, मतलब सब कुछ मैनेज करने के बाद कंपनी के हैंड में कितना कैश है जिसको कंपनी अपने डेट को रीपे करने में
कर सकती है, एक्विजिशंस करने में यूज़ कर सकती है या फिर डिविडेंड बांटने में, तो वो सारी चीज़ें कैश इक्विवेलेंट से हमें पता चलता है। और फिलहाल 193 करोड़ का कैश है कंपनी के पास, जो कि अगर बात करें पिछले साल तो 117 करोड़ था। और 193 करोड़ का जो कैश है वो काफ़ी सही है, क्योंकि अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट की बात करें तो 229 करोड़ का प्रॉफिट था और उसके आसपास ही कंपनी के पास कैश है, मतलब अच्छे खासे कैश कंपनी के हैं। इसका मतलब है कि कंपनी को बैलेंस शीट में कोई खास प्रॉब्लम है नहीं और बैलेंस शीट हमें थोड़ा स्ट्रांग भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है आर्मी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था 1:2 के रेशियो में। अब इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर दिया है, जो कि है 25 अप्रैल, यानी कि इस डेट से पहले अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर रहते हैं तो आप कंपनी में पूरी तरह से एलिजिबल होंगे स्प्लिट के लिए। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।